तो गाइस आज हम बात करेंगे लुकिज्म के चैप्टर नंबर 500 के बारे में। और जैसा कि आपको पता है मेरे UI स्काई चैनल पे भी 2 स्ट्राइक पड़ चुकी हैं, इसलिए मैं ये वाली वीडियो वहां पे अपलोड नहीं कर सकता क्योंकि UI स्काई पे 3 स्ट्राइक पड़ते ही वो पूरा का पूरा चैनल खत्म हो जाएगा। और देखो ये वाला जो मेरा चैनल है जहाँ पे मैं इस वीडियो को अपलोड कर रहा हूँ, इसमें भले ही तुम्हें 9000 कुछ सब्सक्राइबर्स दिख रहे होंगे, लेकिन ये चैनल को लगभग मैंने 2-3 साल से इस्तेमाल नहीं करा है। यहाँ पे मैंने कोई भी वीडियो अपलोड नहीं करी है, जिस वजह से इस चैनल का मोनेटाइजेशन डिसेबल हो गया है। यानी कि पहले ये मोनेटाइज था लेकिन अब नहीं है। और पहले जो इस चैनल पे वीडियो थी वो सारी की सारी मैंने प्राइवेट कर रखी है क्योंकि वो सारी की सारी अनटसेंड वीडियो थी अलग अलग टॉपिक के ऊपर। जैसे कि कोई वीडियो थी ड्रग अवेयरनेस के ऊपर, कोई वीडियो थी एनिमे के ऊपर, मतलब अलग अलग तरीके की वीडियो थी। और भाई लोग क्योंकि इस चैनल पे मेरा मोनेटाइजेशन इनेबल नहीं है, इसका मतलब मैं इस वीडियो से यूट्यूब की तरफ से एक भी पैसा अर्न नहीं करूंगा। बट मेरे लिए पैसे से ज्यादा आप सबका प्यार जरूरी है और इसीलिए मैं बिना मोनेटाइजेशन के भी इस वीडियो को यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ और इसको बना रहा हूँ मेहनत करके। बट अगर आप चाहो तो मैं यहाँ पे एक QR कोड दे रहा हूँ, आप उसके थ्रू भी मुझे सपोर्ट कर सकते हो। बट आपको बता दूं, अगर QR कोड के थ्रू मुझे एक भी बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं मिलता तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं ये QR कोड यहाँ पे बस इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि अगर कोई सपोर्ट करना चाहता है तो वो कर सकता है, जिससे कि ऑब्वियसली मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी क्योंकि मैं भी एक इंसान हूँ। बट मैं मेनली ये वीडियो सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मुझे आप लोगों के काफी सारे कमेंट्स आते हैं कि ये वीडियो बनाऊं मैं, तो उम्मीद करता हूँ आप मेरी भावनाओं को समझ चुके होंगे। इसलिए अब बात करते हैं आज की वीडियो की। तो गाइस पिछले चैप्टर में हमने देखा था जूनगो तेजिन चियोन के घर आ जाता है। तेजिन चियोन जूनगो को देख के हैरान होता है कि आखिर ये बंदा कौन है और अचानक से यहाँ पे कैसे आ गया। गो अपना चश्मा ऊपर करके तेजिन चियोन को कहता है, अंदाजा लगाना चाहेगा मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ। तेजिन अपनी जगह से उठते हुए कहता है, आखिर तू कौन है और यहाँ पे कैसे आया, और आखिर जो बाहर गार्ड्स थे तो उनसे कैसे बचा। लेकिन इसके दूसरे सीन में हम देखते हैं जो यहाँ घर के बाहर सारे के सारे गार्ड्स होते हैं, करीब 100 से भी ऊपर गार्ड्स, वो सारे के सारे जमीन में अनकॉन्शियस पड़े हुए होते हैं। और गो चौड़े में तेजिन चियोन को बोल रहा होता है, क्या मैं यहाँ पे कैसे आया, मैं तो दरवाजे से आया। इसके बाद गो बिना कुछ कहे तेजिन के कमरे के अंदर घुस जाता है और चलते चलते बोल रहा होता है, तो यही वो कमरा है। खैर लौंडे चिंता मत कर, जैसे ही जो चीज मैं यहाँ पे ढूंढने के लिए आ रखा हूँ उसको लेके मैं यहाँ से चला जाऊंगा। लेकिन तेजिन गो को बोल रहा होता है, आखिर तुम कौन हो, ये यहाँ से दफा हो जाओ, और आखिर तुम किस चीज की बात कर रहे हो, तुम यहाँ पे क्या चीज ढूंढने के लिए आए हो। लेकिन गो तो यहाँ तेजिन के कमरे में ऐसे घुस गया होता है जैसे ये गो का ही घर हो, और अभी किसी को कॉल मिलाते हुए यहाँ कमरे की छानबीन कर रहा होता है। और छानबीन करते करते गो खुद से बोल रहा होता है, अरे यार क्या परेशानी है, कैसे कैसे काम करने के लिए दे देते हैं मुझे। इसके बाद गो जिस बंदे को कॉल मिला रहा होता है उसको कॉल लग जाता है और गो कहता है, हाँ ये मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे मुझे कोई भी रेड पेपर नहीं मिला। चार्ल्स चोई, क्या वो रेड पेपर यही है। और ऑब्वियसली इस वक्त गो के साथ कॉल पे चार्ल्स ही होता है, और मेरे हिसाब से चार्ल्स इस वक्त डैनियल के पुराने वाले घर में बैठा है जहाँ पे फ्यूचर में डैनियल आ जाता है। चार्ल्स का फोन स्पीकर में होता है और चार्ल्स कहता है, क्या वो रेड पेपर वहाँ पे नहीं है। जूनगो ध्यान से देखो, उस रेड पेपर को वहीं पे होना चाहिए, कहीं ऐसा तो नहीं वो तेजिन चियोन नाम का लड़का उस पेपर को छुपा रहा है। गो कहता है, ना मुझे नहीं लगता, उस बंदे को इस बात का कोई आइडिया भी है। पर इतने में ही तेजिन चियोन का दिमाग खराब हो जाता है और वो गो के पीछे से उछल के गो के ऊपर एक अटैक करते हुए कहता है, हरामजादे मैं तुझसे पूछ रहा हूँ आखिर ये रेड पेपर है क्या। और जैसे ही तेजिन गो के ऊपर अटैक करता है, इस अटैक की आवाज घर के बाहर तक आती है। और जब हम वापस से घर के अंदर का सीन देखते हैं तो तेजिन चियोन गो के कंधे में होता है। इसका मतलब तेजिन चियोन की कोई भी औकात नहीं है हमारे गो के सामने। मतलब यार गो ने यहाँ पे तेजिन चियोन को इतनी इजीली निपटाया है जिसका कुछ कहना नहीं है। और जैसे ही इस हमले की आवाज कॉल पे चार्ल्स चोई को सुनाई देती है तो चार्ल्स कहता है, क्या अभी अभी वो आवाज कैसी थी। गो तेजिन को कंधे में यहाँ से उठा के लेके जा रहा होता है और कहता है, नहीं नहीं कुछ भी नहीं, मैं तेजिन चियोन को वहां लेके आ रहा हूँ। चार्ल्स कहता है, वहाँ लेकिन कहाँ लेके जा रहा है उसे। गो एक स्माइल के साथ कहता है, चार्ल्स चोई तुमने ही तो कहा था इस बंदे से हम काफी सारे काम करवा सकते हैं, क्या ये सही नहीं रहेगा कि इस बंदे को हम वहाँ पे भेज दें। और गो तेजिन चियोन को कहाँ भेजने की बात कर रहा होता है ये देखते हैं हम नेक्स्ट सीन में। हम देखते हैं तेजिन चियोन जमीन में नंगा लेटा हुआ होता है, यानी कि बेहोश होता है। तेजिन की जैसे ही आंख खुलती है तो वो अपनी जगह में उठ के बैठ जाता है और अपने सामने देखता है बहुत सारे नंगे लोगों को जो एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे होते हैं जानवरों की तरह। तेजिन चियोन अपनी नजरों के सामने जो कुछ देख रहा होता है ये बिल्कुल नर्क की तरह लग रहा होता है। ये सब कुछ देख के तेजिन खुद से कहता है, क्या आखिर ये कौन सी जगह है, ये नर्क की तरह लग रही है। इतने में ही तेजिन के बगल में आता है यूजिन, यानी कि लुकिज्म के सबसे बड़े हरामखोरों में से एक हरामखोर। यूजिन तेजिन के बगल में आके कहता है, तुम सही समझे, ये नर्क ही है। हमारे नेशन में जितने भी बुरे लोग हैं हमने उन सबको पकड़ के यहाँ पे बंद कर दिया है और उनकी आपस में फाइट करवा रहे हैं, और इस जगह को हम कहते हैं फेसलेस हेल। ये एक पहला ऐसा बिजनेस है जो जूनगो और मैंने साथ में स्टार्ट किया है। तेजिन कहता है, सालो आखिर तुम हो कौन और तुम मुझे यहाँ पे लेके क्यों आए हो।
हो? क्या तुम मुझे यहाँ पे इसलिए लेके आए हो क्योंकि तुम्हें लगता है मैंने तुम्हारी कोई चीज छुपाई है जिसको तुम रेड पेपर बोलते हो? लेकिन मैं साफ साफ बता देता हूँ, मुझे माफ करना, मुझे नहीं पता वो रेड पेपर है क्या। लेकिन यूजिन हमेशा की तरह बहुत ही ज्यादा रिलैक्स लग रहा होता है और कहता है, खैर चिंता मत करो, उस बारे में हम आगे देखते हैं। लेकिन जब तक तुम हमें उस रेड पेपर के बारे में बता नहीं देते, साथ ही साथ में जब तक तुम च्योनलोंग में राज करना नहीं छोड़ते, हम तुम्हें यहाँ से जाने नहीं देंगे। तेजिन कहता है, क्या? आखिर तुम क्या बोल रहे हो? आखिर इसका मतलब क्या है? यूजिन कहता है, अभी के लिए हम अपनी बात यहीं पे खत्म करते हैं और तुम्हारे सामने जो तुम्हें नर्क दिख रहा है, तुम्हें यहाँ पे जिंदा रहने की कोशिश करनी है। तुम्हारे पास और कोई भी रास्ता नहीं है। अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो तुम्हें फाइट तो करनी पड़ेगी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं च्योनलोंग के स्कूल का सीन, और ये पूरे 1 साल बाद का सीन होता है जब से स्योंगजी युक मरा था। हम देखते हैं मैरी किम अब काफी ज्यादा पतली हो गई होती है और पहले से काफी ज्यादा सुंदर लग रही होती है। इसीलिए एक लौंडा मैरी किम को देख के उसके ऊपर लट्टू हो जाता है और मैरी किम को लव लेटर देते हुए कहता है, मैरी किम, मैं तुम्हें बहुत समय से पसंद करता हूँ। लेकिन मैरी इस लौंडे को बिल्कुल भी भाव नहीं देती और कहती है, यहाँ से दफा हो जा, जब मैं मोटी थी उस वक्त तू मेरी तरफ देखता भी नहीं था। और हम देखते हैं यही क्लास में मैरी के साथ के बाकी के लौंडे भी बैठे हुए होते हैं और हमें पीछे से मैरी की वॉइस ओवर आ रही होती है। टीचर की मौत के बाद से लेके अब तक पूरा 1 साल बीत चुका है और अब हम लोग भी बिल्कुल नॉर्मल स्टूडेंट्स बन चुके हैं। अब हमारी जिंदगी में पहले जैसा कुछ भी नहीं है। अब च्योनलोंग में लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। कोई भी गैंग यहाँ पे च्योनलोंग के मॉन्स्टर को देखने के लिए नहीं आती है। लेकिन जो लौंडा मैरी को प्रपोज कर रहा था वो अब भी मैरी को बोल रहा होता है एक अजीब सी स्माइल के साथ, मैरी मेरे साथ ऐसा मत करो, एक बार फिर से सोच लो। लेकिन इतने में ही विंजिन यहाँ पे आता है और इस लौंडे का मुंह पकड़ के इसको दीवार में चिपका देता है और कहता है, वो ना बोल रही है ना, तुझे समझ नहीं आता। इतने में ही मैरी अपनी जगह से उठ के विंजिन को कहती है, विंजिन मैंने तुम्हें कहा है ना लोगों को मत मारा करो। विंजिन कहता है, और मैं तुम्हारी बात ना मानूं तो? इसके बाद हमें दोबारा से मैरी किम की वॉइस ओवर आती है। पहले से सब कुछ बदल चुका है लेकिन हम में से सबसे ज्यादा बदला है विंजिन। अब विंजिन एक ऐसा इंसान बन चुका है जो हमेशा परेशानियां खड़ी करता है और विंजिन ऐसा बना है, इसका रीजन बिल्कुल सिंपल है, ये सब कुछ टीचर के जाने की वजह से हुआ है। वहीं हम इतने में देखते हैं जो बाकी के स्टूडेंट्स होते हैं वो विंजिन को देख के आपस में बात कर रहे होते हैं। हे, जरा वहाँ देखो, वो तो विंजिन है ना? हाँ, वो तो वही विंजिन है जिसने सुनमुंग चियोन को जान से मारा था। हाँ, जरा उसकी आंखें देखो, वो 1 नंबर का एहसान फरामोश है। आखिर मर्डर करने के बावजूद भी इस मॉन्स्टर को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? मैंने सुना था इसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले इसलिए इसको छोड़ दिया गया था। क्या किसी को जान से मारने के बावजूद भी ये स्कूल आ रहा है? और विंजिन को ये सारी की सारी बातें सुनाई दे रही होती है और विंजिन इनकी तरफ पलट के देखता है और कहता है, हरामजादो, तुम में से ये बकवास कौन कर रहा है? मेरे सामने आओ। लेकिन विंजिन जैसे ही इनकी तरफ देखता है तो विंजिन को काफी ज्यादा अजीब महसूस होता है। विंजिन को घुटन सी महसूस हो रही होती है और उसके मन में आवाजें आ रही होती हैं। च्योंगजी युक को तुमने ही जान से मारा था, तुमने ही सुजिन किम को जान से मारा है। बताओ, आखिर तुमने च्योंगजी युक के साथ ऐसा क्यों करा? तुमने सुजिन की जान क्यों नहीं बचाई? ये खूनी है, खूनी, राक्षस, खूनी। और इन सारी चीजों से विंजिन का दिमाग काफी ज्यादा खराब हो चुका होता है और उसे अपनी पुरानी मेमोरीज याद आ रही होती हैं और वो अपने मन में खुद से कहता है, क्या ये सच है? क्या मैं एक राक्षस हूँ? क्या मैं एक खूनी हूँ? क्या मैंने ही सुजिन और च्योंगजी को मारा है? इतने में ही विंजिन यहाँ से भागने लगता है और चिल्लाते हुए कहता है, नहीं, मैं खूनी नहीं हूँ और ना ही मैं कोई राक्षस हूँ। मतलब कि च्योंगजी युक और सुजिन के जाने के बाद से विंजिन को एक तरीके का सदमा लग चुका होता है। लोग उसे मर्डरर कहते हैं या फिर उसे मॉन्स्टर कहते हैं और विंजिन अब पूरी तरह से हरामखोर बन चुका होता है। लोगों से तो उसे पहले से ही नफरत थी लेकिन अब और ज्यादा उसकी नफरत बढ़ जाती है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं विंजिन ने एक जूडो क्लब ज्वाइन करा हुआ होता है जहाँ पे एक बंदे के साथ ट्रेनिंग फाइट करते हुए विंजिन लगभग उसका हाथ तोड़ने वाला होता है और ऐसा करते हुए विंजिन को काफी ज्यादा मजा आ रहा होता है। इसलिए जो विंजिन लोगों का टीचर होता है वो चिल्ला के विंजिन को कहता है, विंजिन, मैंने कहा उसको छोड़ दो। मैंने तुम्हें यहाँ पे इसलिए आने दिया था क्योंकि मैरी ने मेरे से रिक्वेस्ट करी थी, लेकिन आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे इस तरीके का बर्ताव करने की? अगर उस लड़के का हाथ टूट जाता है तो क्या उसकी जिम्मेदारी तुम लोगे? हाँ? विंजिन कहता है, हाँ मैं समझ गया, इतना क्यों सटिया रहा है? टीचर कहता है, अगर तूने दोबारा से ऐसा करा तो मैं तुझे यहाँ क्लब से बाहर निकाल दूंगा। विंजिन कहता है, बाहर निकाल दे या फिर जो तेरा मन हो वो कर टीचर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। टीचर कहता है, क्या कहा तूने? वहीं जो मैरी किम के कुछ चेले होते हैं वो कहते हैं, मैम, हम विंजिन को ऐसा करने नहीं दे सकते। आपको विंजिन को बताना होगा कि असली जुडो किसको कहते हैं। प्लीज टीचर, आपको विंजिन को सबक सिखाना होगा। चलो चल के उसको सबक सिखाते हैं। लेकिन मैरी बहुत ही शांत आवाज में अपने चेलों को कहती है, नहीं, अभी के लिए हम कुछ समय तक बस उसको देखेंगे। विंजिन बस अपने दर्द को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है और कुछ भी नहीं। तो खैर, जहाँ च्योनलोंग में इस वक्त ये सब कुछ चल रहा होता है वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं सियोल का सीन इसी टाइम का। सियोल में हम देखते हैं एक क्लब का सीन जहाँ पे क्लब का मालिक अपने साथ के बंदों को बोल रहा होता है, तो
क्या तुम सबने खाना खा लिया? हाँ। इसके साथ के सारे बंदे इसको कहते हैं, हाँ युंगनिम हमने खा लिया, क्या तुमने खाना खा लिया? लेकिन असल में युंगनिम यहाँ पे ये सारी की सारी बकवास नहीं करने के लिए आया होता। वो बोलता है, तुम जानते भी हो तुम सबको यहाँ पे बुलाने का रीजन क्या है मेरा? इसके बाद एक बंदा बोलना स्टार्ट करता है और युंगनिम को बताता है, सर कुछ दिन पहले हमारी इस जगह पे 2 मॉन्स्टर आए थे। वो लोग हमसे पैसे मांग रहे थे ताकि वो हमारी रक्षा कर सके। एक तरीके से वो लोग जबरदस्ती हमसे पैसे मांग रहे थे और वो दोनों और कोई नहीं बल्कि गन और गो थे और उन दोनों ने इन सब की मार मार के हालत खराब कर दी थी उस वक्त। इसके बाद युंगनिम कहता है, तो आगे क्या हुआ, दिक्कत क्या है? दूसरा बंदा कहता है, वो हमसे जितना पैसा मांग रहे हैं वो बहुत ज्यादा है और इतना सारा पैसा उनको हर महीने देना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। अगर हमें हर महीने उनको पैसे देने हैं तो हमें अपने इलाके का साइज बढ़ाना होगा ताकि हम ज्यादा पैसा कमा सके। युंगनिम कहता है, क्या तुम्हारे पास कोई आइडिया है कि हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? दूसरा बंदा कहता है, हाँ यही पास में चियोनलियांग है और मुझे लगता है हमारे लिए वो बिल्कुल बेस्ट रहेगा। युंगनिम कहता है, लेकिन वहां पे तो एक मॉन्स्टर रहता था, है ना? तो हम वहां पे अपना काम कैसे करेंगे? दूसरा बंदा कहता है, मैंने सुना है वो मॉन्स्टर अब जा चुका है वहां से और इस वक्त चियोनलियांग के पहाड़ों में किसी का भी कब्जा नहीं है, इसीलिए हमें जल्दी से वहां पे कब्जा करके उसके ऊपर राज करना होगा और वहां पे अपना काम स्टार्ट करना होगा। दूसरा बंदा कहता है, हाँ बिल्कुल सही कहा युंगमिन, हमें परमिशन दो ऐसा करने की। युंगमिन अपनी जगह से उठते हुए कहता है, तो ठीक है, ये पहले ही डिसाइड हो चुका है, अब हम चियोनलियांग जाके वहां पे कब्जा करेंगे। लेकिन जैसे ही युंगमिन और उसके साथ के बंदे चियोनलियांग में आते हैं तो वो देखते हैं कि यहाँ पे विंजिन और उसके साथ के बंदे पहले से ही खड़े हैं। युंगमिन विंजिन लोगों को देख के अपने साथ के बंदों को कहता है, क्या तुमने तो कहा था कि चियोनलियांग में किसी का भी कब्जा नहीं है, तो ये लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? बट इतने में ही विंजिन लोग इन सबको बजाना स्टार्ट कर देते हैं। विंजिन लोग इन सबको कुत्तों की तरह मार रहे होते हैं और साथ ही साथ में हमें विंजिन की वॉइस ओवर आ रही होती है, टीचर ये जगह हमने आपके साथ मिलकर बनाई थी, हम किसी भी और इंसान को इस जगह को छूने भी नहीं देंगे। टीचर क्या आप हमें देख रहे हो? हम इस जगह की रक्षा करेंगे। और देखते देखते विंजिन लोग इन सबको निपटा देते हैं। लेकिन जो युंगनिम जमीन में पड़ा होता है वो विंजिन को कहता है, हम वो आखिरी लोग नहीं है जो यहाँ पे आए हैं। तुम्हें बता दूं, 2 बहुत ही खतरनाक राक्षस इस जगह के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। वो मॉन्स्टर हर जगह जाके सबसे प्रोटेक्शन मनी मांग रहे हैं और बदकिस्मती से चियोनलियांग के ऊपर अभी किसी का कब्जा नहीं है। शहर में जो बाकी की गैंग्स है उनकी नजर भी इस जगह के ऊपर है। मेरी बात मान जाओ, चियोनलियांग को छोड़ के चले जाओ क्योंकि तुम यहाँ पे सरवाइव नहीं कर पाओगे और अगर तुम इस जगह से नहीं जाते हो तो तुम्हें रोज यहाँ पे फाइट करनी पड़ेगी। इसके बाद होता भी यही है, चियोनलियांग की पहाड़ी में हर रोज कोई ना कोई यहाँ पे आ जाता है यहाँ पे कब्जा करने के लिए और विंजिन लोग उन सभी से फाइट कर करके उनको यहाँ से भगाते हैं, उनको मारते हैं। अब ये विंजिन लोगों के लिए हर दिन का खेल हो गया होता है। विंजिन लोगों को हर दिन यहाँ पे किसी न किसी से फाइट करनी पड़ रही होती है और ऐसा करके विंजिन लोगों को मजा भी आने लगता है। वो इनके लिए एक एंटरटेनमेंट जैसा होता है। बट एक सीन में हम देखते हैं जब विंजिन एक गैंग के काफी सारे बंदों को मार रहा होता है, इतने में ही एक बंदा विंजिन के मुंह पे मुक्का मार के उसको जमीन में चिपका देता है और विंजिन को कहता है, मुझे तेरी हड्डियां टूटने की आवाज आई थी, हार मान ले लड़के। विंजिन के साथ साथ अभी विंजिन के साथ के बंदे भी अभी स्ट्रगल कर रहे होते हैं बट ये लोग हार नहीं मानते और अपनी जगह में उठते हुए कहते हैं, क्या हार मान ले? तुम्हें लगता है चियोनलियांग कोई मजाक है? चियोनलियांग कमजोर है। और विंजिन और उसके साथ के बंदे अपनी चेस्ट में पत्थर से निशान बना देते हैं और लिख देते हैं चियोनलियांग। ये एक तरीके से इन लोगों का जुनून होता है इस जगह को बचाने का, क्योंकि इस जगह में कभी इनके साथ इनका टीचर रहा करता था और विंजिन भी अपनी छाती में निशान बनाते हुए यही बात अभी बोल रहा होता है। विंजिन कहता है, ये वही जगह है जहाँ पे वो इंसान हमारे साथ था और इसीलिए इस जगह में हम किसी को भी आने नहीं देंगे। वहीं दूसरे सीन में हम देखते हैं फेसलेस हेल का सीन, जहाँ पे तेजिन चियोन ने भी फाइट करना स्टार्ट कर दिया होता है। कुछ लौंडे तेजिन चियोन को देख के बोल रहे होते हैं, तू साले पागल गांव के गंवार, तू हमें हराएगा। तेजिन भी अभी पहने पत्थर से अपने हाथ को काट के उसमें लिख रहा होता है चियोनलियांग और एक स्माइल के साथ कहता है, क्या गांव के गंवार? तुझे गांव के गंवार पसंद नहीं है? हाँ, क्या तुम लोग चियोनलियांग को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हो? लेकिन हरामजादो, तुम्हें बता दूं, मैं हूँ चियोनलियांग का तेजिन चियोन। और तेजिन स्पीड में भागता हुआ उन सारे के सारे लॉन्डो के ऊपर हमला कर देता है। वहीं दूसरे सीन में जो विंजिन होता है उसने भी उस गैंग को हरा दिया होता है जो उनके ऊपर भारी पड़ रही थी। जिस बंदे को विंजिन ने मार के जमीन में गिराया होता है वो एक स्माइल के साथ विंजिन को कहता है, राक्षस, मैं सोच रहा था तूने चश्मा क्यों पहना है, लेकिन अब समझ आया तूने वो चश्मा अपनी आंखों की वजह से पहना था। तेरी आंखों को देख के मैं बता सकता हूँ हरामजादे, तू एक राक्षस है। और इस राक्षस वाली बात से तो विंजिन का दिमाग पहले से ही खराब रहता है, इसलिए विंजिन अभी गुस्से में एक पूरी की पूरी बाइक उठा लेता है और इस बंदे के ऊपर मारने वाला होता है। तभी विंजिन के साथ के बंदे विंजिन को चिल्ला के कहते हैं, विंजिन नहीं, रुक जाओ। इतने में ही विंजिन को याद आता है कि एक बारी शोंग जी ने कहा था, विंजिन
तुम्हारी आंखें काफी ज्यादा कूल हैं। ये बात याद करके विंजिन जैसे तैसे खुद को संभालता है और बाइक को दूसरी तरफ फेंक देता है। तभी विंजिन के साथ के बंदे विंजिन को पकड़ लेते हैं और आपस में बोल रहे होते हैं, रुक जा विंजिन, तू दोबारा से कोई परेशानी खड़ी कर देगा, रुक जा। लेकिन विंजिन खुद को इनसे छुटा के यहाँ से आराम से जाने लगता है और कहता है, मुझे जाने दो, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। विंजिन काफी ज्यादा उदास होता है और जाते जाते अपने मन में बोल रहा होता है, टीचर मैं आपको देखना चाहता हूँ, प्लीज टीचर एक बार, मुझे बस एक बार फिर से वो बात बोलो कि मेरी आंखें कूल हैं। टीचर मुझे एक बार फिर से बोलो कि मैं एक मॉन्स्टर नहीं हूँ, प्लीज मुझे एक बार फिर से बोलो कि सब कुछ ठीक है, मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ। और विंजिन जमीन में बैठ के रो तो रहा ही होता है और तेज तेज से चिल्ला भी रहा होता है। इतने में ही विंजिन के साथ के बंदे विंजिन के पास आते हैं और कहते हैं, विंजिन तुम मॉन्स्टर नहीं हो। हाँ बिल्कुल सही कहा, किसने कहा कि तुम मॉन्स्टर हो? हाँ मेरे दोस्त, हम तुम्हारे साथ हैं, हम यहाँ पे टीचर की कमी को पूरा करने की कोशिश करेंगे तुम्हारे लिए, हम तुम्हारी मदद करेंगे, चिंता मत करो। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं च्योनलियांग के बिल्कुल किनारे का सीन जहाँ पे समुद्र होता है। वहीं समुद्र के पास एक फैक्ट्री भी होती है जहाँ पे विंजिन लोग बैठे हुए होते हैं और ये लोग यहाँ पे बैठ के आपस में बात कर रहे होते हैं। ये कहते हैं, हमें ये चुनना होगा कि हम में से बॉस कौन है। च्योनलियांग के ऊपर अभी किसी का भी कब्जा नहीं है, इसलिए हम में से किसी को बॉस होना जरूरी है और हम में से जो भी बॉस बनेगा हम में से सारे के सारे लोग उसकी बात मानेंगे, इसलिए हम में से कोई तो ऐसा होना चाहिए जो लीडर बन सके। विंजिन कहता है, अगर तुम आधी अधूरी बात कर रहे हो तो यहाँ से दफा हो जाओ, क्योंकि कोई भी लल्लूपन जो लीडर नहीं बन सकता। हम लोग आपस में फाइट करेंगे और जो जीतेगा वही बनेगा च्योनलियांग का लीडर। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जेवो और विंजिन की फाइट शुरू हो जाती है। ये एक तरीके की रेसलिंग होती है जिसमें इन्होंने एक दूसरे को चेन से लपेट रखा होता है और इनके चारों ओर जमीन में कांच बिखरे हुए होते हैं। विंजिन जेवो के कान के पास आके कहता है, अगर तू नहीं चाहता कि तुझे चोट पहुंचे तो अभी हार मान जा। जेवो कहता है, क्या हार मान जाऊं? अगर तुझे अपने ऊपर यकीन नहीं है तो तू हार मान जा। विंजिन कहता है, सच में? ठीक है, मेरे पास अब और कोई भी रास्ता नहीं है। और विंजिन जेवो को उठा के जमीन में पटक देता है कांच के ऊपर। लेकिन इतने में ही यहाँ बाहर से फैक्ट्री के अंदर कोई चलता हुआ आता है और कहता है, तो ये लोग यहाँ पे च्योनलियांग के बॉस को चुन रहे हैं। हाँ लेकिन हरामजादो, तुम ऐसा किसकी परमिशन से कर रहे हो? क्या तुम मेरे बिना यहाँ पे ये चीज कर सकते हो? हाँ। और ये जो बंदा यहाँ पे आया होता है ये होता है तेजिन चियोन, जो की पूरे के पूरे 1 साल बाद यहाँ पे आ रहा होता है। तेजिन कहता है, तो तुम लोग कैसे हो? क्या सब अच्छे हो? क्या हुआ? मुझे देख के सबके चेहरों के रंग क्यों उड़ गए? तुम तो काफी ज्यादा सेंसिटिव हो, बिल्कुल लड़कियों की तरह। और ऑब्वियसली सारे के सारे अभी काफी ज्यादा सीरियस इसलिए होते हैं क्योंकि इसी बंदे ने सुजिन किम को जान से मारा था। और तेजिन हरामी अभी जानबूझ के इन सबको बोल रहा होता है, तुम लोग तो ऐसी एक्टिंग कर रहे हो जैसे मैंने तुम्हारे किसी अपने को जान से मारा है। इतने में ही विंजिन बहुत ही सीरियस होके कहता है, तू यहाँ पे बिल्कुल सही समय पे आया है। मैं बहुत समय से तुझे ही ढूंढ रहा था। मुझे तो तेरी चिंता हो रही थी कि कहीं तुम मर ना गया हो, क्योंकि तुझे मैं खुद अपने हाथों से मारना चाहता हूँ हरामजादे। इतने में ही जेवो पार्क का दिमाग खराब हो जाता है और वो उछल के एक अटैक करता है तेजिन चियोन के ऊपर और कहता है, हरामजादे तेजिन चियोन, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। लेकिन तेजिन हवा में ही जेवो की टांग पकड़ता है और उसे किसी बैट की तरह जमीन में दे मारता है। और जेवो की इसी हमले में हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है और तेजिन कहता है, ये क्या? यहाँ पे आने के लिए मुझे काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ी। यहाँ पे आना मेरे लिए काफी ज्यादा मुश्किल था, लेकिन इन चूहों को देख के लगता है यहाँ पे आके मैंने अपना समय बर्बाद किया है। तो विंजिन, बता तेरा इस बारे में क्या ख्याल है? क्योंकि मैं भी च्योनलियांग का बॉस बनना चाहता हूँ। क्यों ना हम दोनों एक दूसरे के साथ रेसलिंग करें और फैसला करें कि हम में से बॉस कौन बनेगा। इसके बाद इन दोनों की भी रेसलिंग स्टार्ट हो जाती है। ये दोनों एक दूसरे की कमर चेन से लपेट लेते हैं और एक दूसरे की कमर की चेन्स को इन्होंने अपने हाथों से पकड़ रखा होता है। विंजिन को महसूस हो जाता है कि अब तेजिन बिल्कुल पहले की तरह नहीं रहा, इसलिए विंजिन तेजिन को कहता है, तू अब पहले से बिल्कुल अलग इंसान लग रहा है। आखिर तू आज तक था कहाँ? तेजिन कहता है, क्या तू मुझसे पूछ रहा है कि मैं कहाँ था? मैं नर्क में था हरामजादे, मैं नर्क में था। और तेजिन विंजिन को उठा के दीवार में पटक देता है। इसके बाद दोबारा से विंजिन को उठा के दूसरी दीवार में पटक देता है। अभी तेजिन विंजिन को बार बार पटके जा रहा होता है, कभी दीवार में कभी जमीन में। और पटकते पटकते तेजिन बार बार बोल रहा होता है, मैं ऐसे नर्क में था जहाँ पे सिर्फ ताकतवर लोग ही सर्वाइव कर सकते हैं। मैं ऐसी जगह से होके आ रहा हूँ जिसकी तू कल्पना भी नहीं कर सकता हरामजादे। अभी विंजिन की हालत खराब हो चुकी होती है और वो हाँपने लगता है। लेकिन तेजिन दोबारा से विंजिन को जमीन में पटक देता है और कहता है, क्या हुआ विंजिन, तेरे अंदर बस इतना ही दम है? लेकिन विंजिन को जैसे ही जमीन में पटका जाता है तो वो काफी ज्यादा सीरियस होता है और सीरियस होके कहता है, क्या तू नर्क में था? इसका मतलब इस जगह के अलावा कोई और नर्क भी है? क्या तुझे नहीं लगता ये जगह भी एक नर्क है? शायद पास्ट के बारे में याद करके विंजिन की आंखों में अभी आंसू आ रहे होते हैं और विंजिन तेजिन चियोन के छाती के मांस को पकड़ के खींच देता है। यानी कि जितना भी विंजिन के हाथ में मांस आया होता है वो पूरा का पूरा उखाड़ देता है, जिससे तेजिन की हालत खराब हो जाती है और उसको याद आ रहा होता है उस पल का जिस वक्त वो फेसलेस हेल में था। अपनी उस समय की फाइट याद करके तेजिन अपने मन में बोल रहा होता है, क्या मैं उस नर्क से होके आया हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी
ये हरामजादा मुझसे ज्यादा ताकतवर है। मैंने वहां पे काफी सारी फाइट्स लड़ी है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं इसको नहीं हरा पा रहा हूँ। नहीं, मैं ये बात नहीं मानता। मैं इस हरामजादे को मार डालूंगा। और तेजिन विंजिन को एक स्माइल के साथ कहता है, क्या बस तेरे अंदर इतना ही दम है? तेरा मरा हुआ दोस्त काफी ज्यादा दुखी होगा तुझे ऐसे देख के। लेकिन विंजिन का ये बात सुन के काफी ज्यादा दिमाग खराब हो जाता है और जो तेजिन के कमर में चेन्स बंधी हुई होती हैं, विंजिन अपनी पकड़ से उन चेन्स को भी तोड़ देता है। और चेन्स के बाद विंजिन के हाथ में आता है तेजिन का मांस और जैसे ही विंजिन उसे पकड़ता है तो तेजिन की चीखें निकल जाती हैं और विंजिन तेजिन के मांस को किसी कपड़े की तरह पकड़ के तेजिन को दीवार में पटकने लगता है। अभी विंजिन ने तेजिन को पटक पटक के उसका हलवा बना दिया होता है। उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी होती है, बट विंजिन रुक नहीं रहा होता। वो बार बार तेजिन को दीवार में पटके जा रहा होता है और तेजिन धीरे धीरे करके अनकॉन्शियस होने लगता है। इसके बाद जैसे ही तेजिन अनकॉन्शियस हो जाता है तो विंजिन तेजिन को उठा के समुद्र के किनारे आता है और उसे समुद्र में फेंक देता है। विंजिन के साथ के बंदे विंजिन को ये करने से मना कर रहे होते हैं, लेकिन विंजिन नहीं रुकता। विंजिन तेजिन को सच में फेंक देता है। विंजिन कहता है, मुझे माफ करना, अब मैं सच में एक खूनी बन चुका हूँ, लेकिन चिंता मत करो, इस सब में तुम्हारा कोई भी हाथ नहीं है। ये सब कुछ मैंने अकेले किया है। बट इतने में ही विंजिन के बगल में एक बंदा आता है और उसकी गर्दन में एक चॉप मार के विंजिन को बेहोश कर देता है। विंजिन ठीक से देख भी नहीं पाता कि उसको बेहोश किसने करा है और विंजिन बोलने की कोशिश कर रहा होता है बेहोश होते होते। तुम कौन हो? जिसने विंजिन को बेहोश करा होता है उसने विंजिन के साथ के बंदों को भी बेहोश कर दिया होता है और वो कहता है, चिंता मत कर, आराम से सो जा। अरे यार, कितना परेशानी वाला काम है। मुझे कितने सारे लोगों को यहाँ पे बेहोश करना पड़ रहा है। मुझे उस तेजिन हरामखोर को पानी से बाहर लेके आना पड़ेगा, क्योंकि उस ढक्कन ने मुझे कहा था कि उसे पता है रेड पेपर कहाँ है। क्या परेशानी है, क्या वो रेड पेपर मुझे मिलेगा भी या फिर नहीं? खैर जो भी हो, मुझे फिर भी तेजिन को बचाना पड़ेगा। आखिरकार वो मेरा खुफिया दोस्त है। और ऑब्वियसली ये बंदा होता है जून गो, जो कि तेजिन चियोन को पानी में कूद के बचा लेता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कुछ समय बाद का सीन, जहाँ पे मैरी, किम और विंजिन एक खुले मैदान में लेटे हुए होते हैं और आपस में बात कर रहे होते हैं। मैरी विंजिन को बोल रही होती है, तो तुम लोगों को अब भी नहीं पता कि उस दिन तुम सबको बेहोश किसने करा था? विंजिन कहता है, हाँ, हमें आज तक नहीं पता चला कि हमें बेहोश किसने करा था। मैरी कहती है, लेकिन उस बात को तो काफी समय हो चुका है, लेकिन तुम्हें अब तक नहीं पता चला? विंजिन कहता है, हाँ, उस बात को काफी समय हो चुका है। हे मैरी किम, मैं सोच रहा हूँ कि मैं शियोल चला जाऊँ। मैरी कहती है, क्या? ऐसे अचानक से तुम्हारे दिमाग में ये बात कैसे आई? अगर तुम यहाँ से चले जाओगे तो च्योनलोंग की रक्षा कौन करेगा? विंजिन कहता है, मुझे नहीं लगता अब कोई गैंग है जो यहाँ पे कब्जा करने की सोच रही है। ऊपर से हमने इतने लंबे समय तक इस जगह की रक्षा करी है, लेकिन आज भी लोग यहाँ पे शुनमुंग च्योन का नाम सुन के आते हैं। मैरी कहती है, हाँ, तुम बोल तो सही रहे हो। वैसे बताओ, तुम शियोल में जाके क्या करने की सोच रहे हो? विंजिन कहता है, मैं सोच रहा हूँ मैं वहां पे जाके एक रैपर बन जाऊं। मैरी कहती है, तुम्हें क्या लगता है कोई भी इंसान ऐसे जाके रैपर बन सकता है? विंजिन कहता है, तुम्हें पता है जब रैपिंग की बात आती है तो मुझे उस बारे में काफी जानकारी है। मैरी कहती है, मुझे असली वजह जाननी है, आखिर तुम सियोल क्यों जा रहे हो? विंजिन कहता है, कुछ नहीं, मैं बस यहाँ से दूर जाना चाहता हूँ। मैं यहाँ से इतनी दूर जाना चाहता हूँ कि मुझे यहाँ की याद ना आए। मैरी कहती है, अगर ऐसी बात है तो मैं भी तुम्हारे साथ आ रही हूँ। विंजिन कहता है, लेकिन क्यों? तुम क्यों आ रही हो? तुम्हारी यहाँ की जिंदगी तो पहले ही काफी अच्छी चल रही है। तुम यहाँ की जूडो स्टार हो, स्कूल वाले तुम्हारी रिस्पेक्ट करते हैं। मैरी कहती है, मैंने बोल दिया मैं आ रही हूँ तो मतलब आ रही हूँ, मुझसे इतने सारे सवाल मत पूछो। वैसे भी हम दोस्त हैं, है ना विंजिन? तो मैं तुम्हारे साथ आ सकती हूँ। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं विंजिन शियोल आ चुका होता है और विंजिन ने जे हाई स्कूल में एडमिशन भी ले लिया होता है। यानी कि ये वही सीन होता है जो लुकिसम के सीजन 1 में हमको देखने को मिला था। और इस वक्त विंजिन ड्यूक हावा को काफी ज्यादा परेशान किया करता था। हम देखते हैं विंजिन एक जगह पे बैठा हुआ होता है और मैरी उसको कहती है, विन, आखिर तुम ड्यूक हावा को इतना ज्यादा परेशान क्यों करते हो? विंजिन कहता है, क्या मैं इसको परेशान क्यों करता हूँ? क्योंकि ये उससे ज्यादा ताकतवर है जो हमें छोड़ के चला गया था। विंजिन के साथ के जो लौंडे होते हैं उनको कुछ भी समझ नहीं आता और वो कहते हैं, क्या कहा? विंजिन कहता है, कुछ भी नहीं। तुम्हें क्या लगता है कि मैं उसको क्यों मारता हूँ? मैं इस हरामजादे को इसलिए मारता हूँ क्योंकि ये मुझे लगता है एक नंबर का भद्दा। और यहीं से विंजिन की वो जिंदगी शुरू हो जाती है जो हमने लुकिसम सीजन 1 में देखा था। और यार, जिस वक्त लुकिसम का सीजन 1 चल रहा था उस वक्त हम सब सोच भी नहीं सकते थे कि विंजिन की जिंदगी में उसके साथ इतना कुछ हुआ है। तो खैर, इसके बाद पूरे के पूरे 3 साल बीत चुके होते हैं जब शोंगजी युक मरा था। यानी कि स्टोरी अब प्रेजेंट मोमेंट में वापस आ चुकी है। यानी कि वो वाला वक्त जिस वक्त ओजी डैनियल च्योनलोंग में गया था। हम देखते हैं पूरे के पूरे 3 साल बाद विंजिन भी च्योनलोंग में वापस आता है और शोंगजी की झोपड़ी के बाहर बैठ के खुद से बोल रहा होता है, उस समय को बीते पूरे के पूरे लगभग 3 साल हो चुके हैं, लेकिन बाकियों की नजरों से छुप के यहाँ पे आना मेरे लिए काफी ज्यादा मुश्किल रहता है। चलो शुक्र है वो लोग इस वक्त यहाँ पे नहीं है। लेकिन ये क्या डैनियल पार्क,
आखिर तू यहाँ पे क्या कर रहा है? और इस वक्त हम देखते हैं विंजिन के सामने खड़ा होता है ओजी डैनियल, और डैनियल यहाँ चॉनल्योंग में आया होता है ताकि वो जिन्यूंग पार्क और अपने बीच का रिश्ता पता लगा सके। हम देखते हैं विंजिन ने जैसे ही डैनियल को देखा होता है, लेकिन उस वक्त डैनियल किसी से कॉल पे बात कर रहा होता है और कॉल की दूसरी तरफ होता है यूजिन, जो डैनियल को बोल रहा होता है तुम काफी ज्यादा मेहनत कर रहे हो, तो फाइनली ये स्टार्ट हो चुका है। डैनियल कहता है मुझे बताओ आखिर मुझे करना क्या है, और वहीं क्योंकि डैनियल विंजिन की बात का जवाब नहीं दे रहा होता है, इसलिए विंजिन दूर से चिल्ला रहा होता है साले हरामजादे तू मुझे इग्नोर कर रहा है डैनियल पार्क हरामी। लेकिन डैनियल का ध्यान अभी यूजिन की बातों में होता है और यूजिन बोल रहा होता है डैनियल पार्क तुम्हें वहाँ पे जाके रेड पेपर ढूंढना है। डैनियल कहता है क्या रेड पेपर, आखिर वो क्या है? यूजिन कहता है डैनियल पार्क मैंने तुम्हें चॉनल्योंग इसलिए भेजा है ताकि तुम वहाँ पे जाके उस रेड पेपर को ढूंढ सको जो कि चार्ल्स चोई की कमजोरी है, और वो रेड पेपर किसी टाइम पे सुनमुंग चियोन के पास हुआ करता था। डैनियल कहता है और आखिर तुम्हें ये सारी की सारी बातें कैसे पता है? यूजिन कहता है इस वक्त मेरे लिए कुछ ऐसे बंदे काम करते हैं जिन्होंने सुनमुंग चियोन को देखा था चार्ल्स चोई को धमकाते हुए उस रेड पेपर को दिखाते हुए, और ऑब्वियसली वो दोनों बंदे होते हैं कोजिमा ब्रदर्स जो अब यूजिन के साथ मिलकर काम कर रहे होते हैं। यूजिन कहता है डैनियल पार्क अब तुम ही सिर्फ उस रेड पेपर को ढूंढ सकते हो। डैनियल कहता है क्या, आखिर तुम्हारा इस बात से क्या मतलब है? यूजिन कहता है तुम किसी और वजह से भी चॉनल्योंग में गए हो है ना? मुझे लगता है इस बार तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। डैनियल कहता है ठीक है मैं तैयार हूँ। यूजिन कहता है और एक बार तुमने रेड पेपर ढूंढ लिया तो उस चीज की शुरुआत हो जाएगी। तुम्हारे रेड पेपर ढूंढने के बाद हम शिकार करेंगे गन का। कहीं तुम अपने उस वादे के बारे में भूल तो नहीं गए है ना? तुम्हें हमें बताना पड़ेगा कि गन किस जगह पे रहता है, क्योंकि मुझे अंदर से काफी ज्यादा मजबूत फीलिंग आ रही है कि गन का अंत अब नजदीक है। इसके बाद हम देखते हैं गन को जो एक जगह पे लेट के सिगरेट पी रहा होता है, और गन ने लकड़ियां काट काट के उनकी छोटी छोटी मूर्तियां भी बना रखी होती हैं। और यार यूजिन की बात से मुझे याद आया, इंस्टाग्राम में मुझे एक बंदे ने कहा था कि उसने यूट्यूब में कोई वीडियो देखी है जहाँ पे बोला जा रहा है कि गन मरने वाला है। तो देखो ये बात तो हम इतने भरोसे से नहीं कह सकते कि गन मरने वाला है, क्योंकि गन को मारना कोई बच्चों का खेल नहीं है। अगर हम ये भी मान के चल लें कि गन को मारने के लिए खतरनाक खतरनाक बंदे आएंगे, उसके बावजूद भी गन को मारना काफी ज्यादा मुश्किल है। लेकिन चलो यहाँ तक तो बात ठीक थी, लेकिन मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज करके ये भी बताया गया कि कोई यूट्यूब में बोल रहा है कि गन की नजरें कमजोर हैं, क्योंकि हिरोयाकी कोजिमा जब चॉनल्योंग में उसके सामने था तो वो उसको पहचान नहीं पाया था। लेकिन यार मुझे ऐसी बातों में बिल्कुल भी सेंस नहीं लगता। अगर गन की नजरों में थोड़ा सा भी डिफेक्ट होता तो गन लकड़ियों को काट काट के इनकी मूर्तियां कैसे बना रहा होता, जो कि काफी ज्यादा बारीकी वाला काम है। लेकिन उसके बाद कुछ लोग बोलेंगे कि गन कोजिमा ब्रदर्स को क्यों नहीं पहचान पाया फिर? तो देखो जिसने लुकिसम पूरा देखा होगा और अच्छे से समझा होगा ना, वो ये कभी नहीं बोलेगा कि गन मतलब अंधा हो सकता है, उसकी नजरें कमजोर होंगी। गन कोजिमा ब्रदर्स को इसलिए नहीं पहचान पाया था मेरे हिसाब से, क्योंकि तुम्हें याद होगा गन ने एक बारी मेगामी कैंता को कहा था कि मैं सिर्फ उन लोगों को याद रखता हूँ जो मुझे ताकतवर लगते हैं, जो याद रखने लायक रहते हैं। गन अपने दिमाग में फालतू का लोड नहीं रखता किसी को भी याद रख के। और भले ही कोजिमा ब्रदर्स ने बचपन में गन को फाइटिंग करना सिखाया था, उसको कुछ फाइटिंग स्टाइल सिखाए थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि गन उनकी इज्जत करता है या फिर उन्हें काफी ज्यादा पावरफुल मानता है। गन उन्हें कुछ भी नहीं समझता, और इस बात का भी मेरे पास सबूत है, क्योंकि गन ने चॉनल्योंग वाले आर्क में शिगयाकी कोजिमा को कहा था कि तू तो ऐसे बात कर रहा है जैसे तुझे लगता है तू मुझसे ज्यादा ताकतवर है। और ऊपर से यार गन ने दोनों के दोनों कोजिमा ब्रदर्स को बचपन में देखा था, जिस वक्त गन यामाजाकी क्लैन में रहता था बचपन में जापान में। और जब चॉनल्योंग वाले आर्क में वो कोजिमा ब्रदर्स से मिला था तो उसको काफी सारे साल हो गए थे उन्हें देखे हुए। तो तुम मुझे बताओ, एक तो वो इतने सालों बाद कोजिमा ब्रदर्स को देख रहा था, ऊपर से वो कोजिमा ब्रदर्स को कोई इतना ज्यादा ताकतवर भी नहीं मानता, और जो लोग ताकतवर नहीं होते उन्हें वो याद भी नहीं रखता। क्या इतनी वजहें काफी नहीं है कि वो कोजिमा ब्रदर्स को नहीं पहचान पाया? लेकिन इंटरनेट में तो अलग ही थ्योरीज चल रही है। कोई बोल रहा है कि गन की नजरें कमजोर है, वो अंधा होने वाला है, मतलब कतई गन को जोहान शियोंग बना के रख दिया है। तो भाई लोग, अगर आपका कोई भी सवाल हो इस वीडियो से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, या फिर इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो करके वहां पे भी पूछ सकते हो। बाकी अगर कोई QR कोड के थ्रू सपोर्ट दिखाना चाहता है तो दिखा सकता है, QR कोड आपको स्क्रीन में ही दिख जाएगा। बाकी ये भी मैं अच्छे से समझता हूँ कि ये हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी आप सबका शुक्रिया जितने भी लोग मेरी वीडियो देखते हो, क्योंकि आप सबके पॉजिटिव कमेंट्स और आप सबका प्यार देख के भी मुझे काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलती है। और अगर आप सबके ऐसे ही पॉजिटिव कमेंट्स और आप सबका सपोर्ट मुझे ऐसे ही मिलता रहेगा तो इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि मेरे चैनल पे कितनी सारी स्ट्राइक आ जाती हैं, क्योंकि आप सबका प्यार मुझे एक नया चैनल बनाने के लिए बार बार मजबूर कर ही देगा। और लास्ट में बस इतना ही कहना चाहूंगा कि इस वाले चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये आगे चल के काफी ज्यादा काम आ सकता है जब मेरे बाकी के चैनल पे स्ट्राइक पड़ जाए। अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।